नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स सेशन नंबर 19 में। आज है 6 जुलाई। आपने अभी तक के सारे सेशन देख लिए होंगे। एक बार कमेंट थ्रेड में ज़रा फटाफट कंफर्म करो कि अभी तक के पूरे 19 सेशन देख लिए। नहीं देखे हैं तो एक बार बढ़िया बिंज वॉचिंग करके पूरा का पूरा देख लो भैया। ये सेशन देखा या नहीं, मज़ा आया आपको? तो इस सेशन को अच्छे से सपोर्ट करो, इसके व्यूज़ बढ़ाओ ज़रा बढ़िया बढ़िया, तो हम आपको अगला स्पेशल सेशन भी बहुत जल्दी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज से शुरू हो रहा है एसएनटी क्रैकर। शाम को 7 बजे से आज क्लास शुरू हो जाएगी और 8 तारीख से हो रहा है इकोनॉमी क्रैकर। ज़रूर जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज से। हमारी ये सीरीज़ सभी सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए है। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे एडिटोरियल एनालिसिस में और करंट अफेयर एनालिसिस में मज़ा आएगा। आज का हिंदू अखबार आपके सामने है। ये 4 संपादकीय लेख मैं आज कवर करूंगा, तो शुरू करें। ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, बाकी के हमने छोड़ दिए हैं। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है ट्रंप अगेन, द क्रिमिनल एक्सप्लॉइट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति आज के पहले नहीं हुआ जिसके ऊपर इतने आरोप इतने ज़्यादा तीखे तरीके से लगे हों। ये वाला एडिटोरियल प्रीलिम्स GS2 ऐसे के लिए यूजफुल होगा। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी, जिसका नाम है द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर न्यूयॉर्क स्टेट ने अभी 15 फेलनी काउंट्स का चार्ज लगाया है और इसके अंदर डिफ्रॉडिंग, कंस्पायरिंग, टैक्स फ्रॉड, फॉल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, ये सब आया है। अब ये सब बड़े गंभीर आरोप हैं और ये न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस ने ये सारे के सारे आरोप लगाए हैं। इन सब में जो लोग कन्विक्ट होंगे फाइनली जेल ही होगी सीधी। ये जो कंपनी है, इसका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है, उस पर सीधा आरोप लगा है कि उसने कई $मिलियन सैलरीज में निकाल लिए और वो सरकार को डिक्लेयर नहीं किया। तो इसका मतलब उसके ऊपर टैक्स की चोरी की और ये सब व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसे संस्थान से निकाले। डोनाल्ड ट्रंप पर अभी डायरेक्ट आरोप न्यूयॉर्क सरकार ने नहीं लगाया है, लेकिन वो दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत निकट आता जा रहा है, क्योंकि इन 15 फेलनी काउंट्स में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और अमेरिका में इन्वेस्टिगेटर्स बहुत बारीकी से एक एक कागज़ में उतर उतर के देखते हैं और उसमें वो बहुत सारे दूसरे लिंक्स ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है कि भाई उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से क्रिमिनल कॉन्डक्ट किया। तो जब आगे एक इंडाइटमेंट की प्रोसेस शुरू होगी और एविडेंस ट्रेल सामने आएगा, एविडेंस ट्रेल यानी वही सबूतों का पूरा एक लंबा यात्रा जो होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई, अगर उसमें ऐसा दिख गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने वो सारे के सारे चेक्स 15 साल तक साइन किए और $मिलियंस संस्थान से बिना टैक्स दिए निकाल लिए, तो फिर वो पर्सनली लायबल हो सकते हैं, क्योंकि चेक्स पे साइन तो उन्होंने ही किए थे। तो ये जो न्यूयॉर्क DA का ऑफिस है, उसके इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि ये जो 15 फेलनी काउंट्स हैं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के संस्थान के काम करने की आदत ही थी। तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा। टिप ऑफ द आइसबर्ग का क्या मतलब होता है कि ये तो झलकी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। क्योंकि आइसबर्ग में हम कहते हैं ना कि भाई 10% पानी के ऊपर होता है और 90% नीचे होता है। टाइटैनिक उसी में डूब गया था। 2016 का राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने जो लड़ा था, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आईं कि चुनाव के ठीक पहले 2 महिलाओं को इन्होंने कैश देकर मुंह बंद रखने के लिए कहा था और इलिसिट पेमेंट्स इनके आदमियों ने 2 औरतों को दिए थे, क्योंकि उनके पर्सनल फिजिकल सेक्सुअल रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे और ट्रंप नहीं चाहते थे कि जनता को उस बारे में पता चले। तो कहानी वहाँ से शुरू हुई और वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते 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 इन्वेस्टिगेशन इनटू बैंक फ्रॉड और इंश्योरेंस फ्रॉड में तब्दील हो गया। ट्रंप नेचुरली ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है एंड दिस इज द विच हंट बाय रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स। विच हंट का मतलब होता है जैसे पुराने 500,000 साल पहले चुड़ैल बता के किसी औरत को मार दिया जाता था, विच हंट। रेडिकल यानी बहुत ही ज़्यादा चरमपंथी, लेफ्ट यानी वामपंथी, डेमोक्रेट यानी रिपब्लिकन पार्टी के विरोधी। तो ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि रोज़ वो अपने बहुत हॉरिबल पर्सनल स्कैम में उलझते जा रहे हैं और 2024 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में
हो सकता है ये चीज़ें उनको बहुत जल्दी ही रेस के बाहर कर दें, हो सकता है ना भी करें, किसी को नहीं पता। 2017 से कई लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि भाई अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रपति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अमेरिकी सरकार की गतिविधियों के लिए कर रहा हो। तो क्या उसने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इन गतिविधियों ने अमेरिकी संविधान के एमोल्यूमेंट्स क्लॉज का हनन किया? क्योंकि उनके गोल्फ कोर्स वगैरह पर कई इंटरनेशनल जितने हेड्स ऑफ स्टेट वगैरह आते थे तो वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे रहते थे, तो ये काफ़ी गंभीर आरोप उनके खिलाफ था। और रिपब्लिकन पार्टी के बारे में क्या कहना है? रिपब्लिकन पार्टी को इन सब नॉनसेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और क्या वो इस व्यक्ति में अब भी अपना भरोसा रखेगी जो व्यक्तिगत गेन्स को बढ़ाने में लगा हुआ था? और एक प्लूटोक्रेट तो वो है ही। तो प्लूटोक्रेट शब्द बड़ा खूबसूरत शब्द है, क्या आप हमें बताएंगे इसका क्या अर्थ होता है प्लूटोक्रेट का? डिस्पाइट क्लेमिंग टू द कॉन्ट्ररी। तो आर द रिपब्लिकन सो शॉर्ट ऑन टैलेंट नाउ? इतनी महान पार्टी रही है अमेरिका के इतिहास की, कंजर्वेटिव्स हैं ये, और ये क्या डोनाल्ड ट्रंप के आगे अब देख भी नहीं पा रहे हैं? तो ये तो अमेरिकी राजनीति का बहुत ही काला चैप्टर होगा। तो हमें बताइए दोस्तों, कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल्स, इनके बीच के क्या फ़र्क होते हैं? 2-3 फ़र्क कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, आप और आपके साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा दूसरा जो एडिटोरियल है, कैसे पता चलेगा कोविड-19 का एंसेस्ट्रल वायरस आया कहाँ से था? अ वायरस, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड अ प्लेस फॉर साइंस। GS 2-3 प्रीलिम्स और ऐसे के लिए ये सारे इनपुट्स आपके लिए बहुत काम के होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हैं इस पर MCQ में फ़ायदा हो सकता है, ऐसे राइटिंग के इनपुट मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ़ायदा होगा। आपको मज़ा आ रहा है ना? सीरीज से आपको काफ़ी लाभ हो रहा है ना? एक बार कंफर्म कर देना कमेंट थ्रेड में। जनवरी 2020 जब से कोविड आया तो सभी लोग ये बोल रहे हैं कि कोविड का प्राथमिक मूल क्या है, ओरिजिन क्या है, और वो पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 21वीं सदी में लाखों लोगों को मार डालने वाला ये बीमारी निकला कैसे, कहाँ से, वो अगर पता चल गया तो आने वाले पैंडेमिक्स को हम रोक पाएंगे। अनेकों लोग दुनिया में कह रहे हैं कि चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी यानी ये विषाणु विज्ञान का अध्ययन, दी स्टडी ऑफ वायरसेस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरसेस, तो इनका कहना है कि वुहान में ये जो WIR संस्थान है वो तो पहले से ही कोरोना वायरस का ही रिसर्च सेंटर था। तो ये लोग जो है गुप्त तरीके से वायरस को लैब में बना रहे थे, मतलब आर्टिफिशियली बना रहे थे। तो इसमें ये सब इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसको बनाया है, ये सबसे पहले आरोप लगा। और फिर क्या हुआ कि एक दिन वो वायरस गलती से उनसे छूट गया हाथ से, एक्सीडेंटली लीक हो गया, या कहीं इंटेंशनली तो लीक नहीं किया सारी दुनिया को डुबाने के लिए। तो विज्ञान में जब आप आरोप लगाते हैं तो आपको एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहली थ्योरी है कि जानबूझ के किया या गलती से हो गया लेकिन बनाया था। इसका सबूत क्या है? लोग कहते हैं कि उनकी वेबसाइट से कुछ डॉक्टरों के नाम ही गायब हो गए। एक वायरस जो ओरिजिनली एक खदान में 2021 में मिला था, क्लोजेस्ट एंसेस्टर टू SARS-CoV-2, उसका नाम बदला गया, उसका नंबर बदला गया। बहुत सारे रिसर्चर्स यानी कि अनुसंधानकर्ता नवंबर-दिसंबर 2019 में इस लैब के बीमार पड़ गए। एंड ऑफ कोर्स वुहान से ही सब कुछ शुरू हुआ ना, तो यही तो सबूत है, और क्या चाहिए। लेकिन जब एकदम रिगरस साइंटिफिक स्क्रूटिनी हो रही है तो ये चीज़ें साबित नहीं हो रही हैं। ये कहने सुनने को बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन ये साबित नहीं कर पाया है कोई भी। दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक प्राकृतिक जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट है, जिसमें एक चमगादड़ के अंदर मौजूद कोरोना वायरस स्पीसीज जंप कर गया, वो चमगादड़ों से इंसान में आ गया। तो या तो डायरेक्टली आ गया या बीच में किसी दूसरी जानवर के थ्रू होस्ट स्पीसीज से इंसान में आया, उस होस्ट स्पीसीज को इंसान ने कंज्यूम किया होगा या पाला होगा और उसको बैट ने दिया। समझ में आया? बैट बॉडीज आर एनीवे रिजर्वायर्स ऑफ वायरसेस। ये जो चमगादड़ होते हैं दोस्तों, ये मैमल्स हैं जो उड़ सकते हैं। उनकी उंगलियों के बीच की झिल्लियाँ उनका पंख हैं, उनके कोई पंख तो होते नहीं हैं। अब बैट्स ने करोड़ों सालों में अपने शरीर में ऐसे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया पाल रखे हैं जो किसी इंसान को कुछ ही मिनटों में मार दें। इतने सारे वायरसेस हैं और उनका पूरा मेटाबॉलिज्म ऐसा चेंज हो गया है और उनकी इम्यून सिस्टम ऐसा बन गया है कि वायरसेस और बैक्टीरिया उनको तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन वो हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। देखिए, चमगादड़ भी अल्टीमेटली प्रकृति का हिस्सा हैं, तो खूबसूरत जीवी हैं। तो हमें बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ कि बैट्स के शरीर में इतने वायरसेस और बैक्टीरिया करोड़ों सालों से पनप रहे हैं। थोड़ा रिसर्च करके 2-3 लाइनें लिखिएगा, आप भी सीखोगे, हम भी सीखेंगे, है कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये कहती है, इनफैक्ट गुआंगडोंग प्रांत में
जब सार्स 2002 में शुरू हुआ था तो वो ऐसे ही शुरू हुआ था। और दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में HIV, एड्स, इबोला, मर्स, निपा, वो भी तो सब इसी तरह से स्पिल ओवर हुए थे ना। तो क्या कोविड का वायरस भी जो वुहान का हुआनान एनिमल मार्केट है, फ्रेश मीट मार्केट है, वहाँ से आया? इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। तो हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को 50 मीटर 100 मीटर ज़मीन खोद खोद के पुरानी सभ्यताओं के अवशेष ढूंढने पड़ते हैं, जैसे साउथ में हुआ ना। साउथ में जब तमिलनाडु में खुदाई शुरू हुई तो वहाँ पर जो कीजाडी या किलाड़ी जो एक्सकेवेशंस हुए तो उसमें सिंधु घाटी की बिल्कुल हूबहू कार्बन कॉपी वाले पूरे पूरे शहर निकल कर आ गए। तो सिंधु घाटी के लोग जब उनके पूरे 1000 शहर कोलैप्स हुए कई सदियों तक पानी नहीं आने के बाद, तो उनमें से बहुत सारे द्रविड़ क्षेत्र में मूव कर गए। इसके पूरे पूरे सबूत आर्कियोलॉजिस्ट ने कीजाड़ी एक्सकेवेशंस में खोद के निकाल दिए थे, और वो सालों तक चलता है एक्सकेवेशन। तो उसमें जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट ढूंढे जाते हैं पुरानी सभ्यता के, वही काम आज वायरोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजिस्ट को करना पड़ रहा है। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक एक आप अणु लेवल पे काम कर रहे हो, और एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो डिजीज एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जो बीमारी विज्ञान होता है उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? 5 बार बोल लेना, नया शब्द है, बोलोगे तो ही याद होगा। अंग्रेजी सीखना कठिन नहीं है, लेकिन अपना एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रखना पड़ता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट ऐसा 5 बार बोलो तो शब्द जो है जुबान पे चढ़ जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो चैलेंज वही है वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए कि एकदम पहले कुछ दिनों का जो एंसेस्ट्रल वेरिएंट था कोविड का, उसका सैंपल कहीं से मिले, फिर हम उसको एक फैमिली ट्री में घुसा के देखें। तो जो पेशेंट 0 है, मतलब एक पहला इंसान रहा होगा ना जिसको पकड़ा SARS-CoV-2 वायरस ने, उसके एंसेस्ट्रल वेरिएंट ने, हो सकता है उसको वुहान में दिसंबर 2019 में अस्पताल जाना भी ना पड़ा हो, क्योंकि सारे लोग जिनमें पहली बार ये वायरस घुसा, ज़रूरी तो नहीं ना कि वो सब मर ही गए। हो सकता है वो माइल्ड नो सिम्टम वाले पेशेंट हो, जैसा आज भी हो रहा है वेरिएंट्स में। और जो 2 स्ट्रेन थे सबसे पहली फेज में, वेरिएंट ए और वेरिएंट बी, आज की तारीख में केवल बी स्ट्रेन अवेलेबल है, रिकॉग्नाइजेबल कोविड डिजीज। तो सैंपल्स ऑफ ए स्ट्रेन तो अवेलेबल भी नहीं है। कैन एनी एविडेंस बी हैड फ्रॉम सैंपल्स फ्रॉम लाइव एनिमल्स? फिर अगला एक वैज्ञानिक सवाल ये हो सकता है, तीसरी अप्रोच, कि जो वुहान का लाइव एनिमल मार्केट है, क्या वहाँ से हम कुछ एविडेंस निकाल सकते हैं? लेकिन वो इसलिए नहीं कि वहाँ जितने जानवर उस वक्त थे वो सब तो कब के काट दिए गए और उनको खा लिया गया है, एंड मार्केट सैनिटाइज मेनी टाइम ओवर, तो वहाँ तो सबूत बचा नहीं होगा। तो चौथा तरीका क्या हो सकता है? चाइना स्केप्टिक्स ये कहते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस वुहान लैब में अगर प्रॉपरली हो जाता तो बहुत कुछ पता चलता, लेकिन चाइना कभी उसको अलाउ ही नहीं करेगा। तो फिर एक ही तरीका बचता है कि आपको चाइना के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। WHO ने ऑलरेडी लेबोरेटरी लीक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, और इसीलिए WHO को भी बहुत ज़्यादा दुनिया भर से आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन उनको अर्ली स्टेजेस ऑफ द पैंडेमिक के कुछ सबूत तो मिले थे। एक अच्छा अगला कदम ये होगा कि वो सभी खेत, वो सभी फार्म्स जहाँ से एनिमल सप्लाई होते हैं, ये आपके वुहान के मीट मार्केट में, हुआनान मीट मार्केट में, अगर उन सारे फार्म्स का सर्वे एक बार हो तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ओरिजिनल एंसेस्ट्रल वायरस मिल जाए SARS-CoV-2 का। तो क्या चाइना अलाउ करेगा? एक 5वां तरीका और हो सकता है, ये 5वां था, एक 6ठा तरीका और हो सकता है। 2019 में जितने भी क्षेत्र के ब्लड बैंक्स थे, वहाँ के ब्लड सैंपल्स को फिर से चेक करो, और उसमें अगर SARS-CoV-2 की एंटीबॉडीज़ मिलती हैं तो उससे आपको सबसे पहली फेजेस का क्लू मिल जाएगा। अब ये सब अगर करना है तो राजनीति खेलना बंद करनी पड़ेगी और विज्ञान को अपना काम करना देना पड़ेगा। तो ये है एक ऑफिशियल सोच एक वैज्ञानिक की कि किस तरह से हम इस पूरी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। मजा आया आपको? तो समराइज कीजिएगा कमेंट थ्रेड में। आज का हमारा तीसरा लेख भारत अफ्रीका पार्टनरशिप और इसमें चाइनीज एंगल क्या है उसके ऊपर है। प्रीलिम GS2 और ऐसे का ये टॉपिक है। भारत ने पिछले 70 सालों में अफ्रीका से बहुत अलग अलग तरीके से भागीदारी की है, और भारत ने अफ्रीका में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जिसमें लाइंस ऑफ क्रेडिट दी, कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई और सेक्टोरल कोऑपरेशन भी किया। और ऐसा करके भारत अफ्रीका में संबंध काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। भारत का जो कृषि सहयोग है अफ्रीका के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, और भारत वहाँ से फ्रूट, नट, ग्रेन, पल्सेस काफ़ी इम्पोर्ट भी करता है।
अफ्रीका के पास दुनिया का 65% अनकल्टीवेबल एरेबल लैंड है। वैसे आपको बता दूं, दुनिया में मैक्सिमम एरेबल लैंड आज की तारीख में भारत के पास है। जी हाँ, रशिया से भी कहीं ज्यादा एरेबल लैंड यानी कृष्य भूमि जिस पे कृषि हो सकती है। तो अफ्रीका के पास दुनिया भर में जितनी भी ऐसी कृष्य भूमि है जिस पे कृषि शुरू नहीं हुई, उसका 65% है। तो मतलब अफ्रीका में एग्रीकल्चर में स्कोप है। अफ्रीका में जितनी भी वर्क फोर्स है कृषि में 60% लगी हुई है। बिल्कुल सेम स्थिति भारत में 50 से 60%। और अफ्रीका में जो उप सहारा जीडीपी है उसका 20% एग्रीकल्चर है। तो मुझे बताएंगे भारत के जीडीपी में कृषि का कितना हिस्सा है और इतना कम क्यों है, बताइएगा। और मैन्युफैक्चरिंग का कितना हिस्सा है वो भी बताइए। ACFTA अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल मुक्त क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे टैरिफ हटा रहा है यानी प्रशुल्क हटा रहा है। तो वो इस पूरे क्षेत्र में व्यापार को प्रतिस्पर्धात्मक बना देगा। व्हाट अबाउट चाइनीज इंगेजमेंट? अब यहां हम आगे गियर बदलते हैं कि भाई अगर भारत को अफ्रीका के साथ अपना पूरा रिश्ता गहराना है तो पहले हम ये समझें कि वहां दूसरी कौन कौन सी ताकतें मौजूद हैं। तो ये जो मैडम हैं ये बोलती हैं कि मैंने अफ्रीका में ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी स्टडीज़ की हैं और मुझे ये पता चला है कि चाइना अब उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से है और चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा क्रेडिटर भी बन गया है, लोन देने वाला, समझ गए, यानी कि लेनदार। चाइनीज कॉरपोरेशंस जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अफ्रीका में नंबर 1 है और अब वो एग्रीकल्चरल इंफ्रा में भी घुस गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अगले 50 साल के लिए ज़रूरी है। तो भारत थोड़ा इसका ध्यान रखे। क्या किया है चाइना ने ऐसा अफ्रीका में जिससे उसका इंगेजमेंट इतना डीप हो गया? बहुत कुछ किया है। वहाँ के जो अनटैप नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसमें घुस रहा है। वन चाइना पॉलिसी को अफ्रीका के देश सपोर्ट करते हैं इसलिए आगे बढ़ रहा है। लो कॉस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना की अफ्रीका में धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है वहाँ के इंडस्ट्रियल पार्क्स में। और बहुत रिच ग्लोबल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए चाइना के लोग जा के अफ्रीका में काम कर रहे हैं। चाइना के जो अलग अलग इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना मशीनों के, वो अपनी होस्ट कंट्रीज में परमानेंटली फिक्स करने के लिए चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। इससे ब्रांड चाइना भी बनती है और कल को अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वहाँ सेट नहीं हो पाएंगे। और टेक्नोलॉजी फर्म्स वहाँ पर टेलीकॉम नेटवर्क लेकर रही हैं। चाइना के जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं अफ्रीका की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहे हैं। आ गया समझ में? ये सब चल रहा है और 20 साल ने गति पकड़ ली पिछले। जाम्बिया में चीनी लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी लगाकर जिस प्रकार से फॉल आर्मी वर्म इन्फेस्टेशन होता है फसलों में, आर्मी वर्म एक टाइप का कीड़ा होता है, उससे लड़ने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी लगाकर वहाँ के किसानों की मदद की। उसके बाद चाइना ने 20 से ज़्यादा एग्री टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बना डाले चाइना में, ATDC। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार भारत में आपको पता है ना, वी हैव इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और ICRI वगैरह सब हैं। ये लोग क्या करते हैं, फील्ड में नए नए फसलें पैदा करते हैं, नए नए प्रकार के बीज उगाते हैं। यही काम ATDC वहाँ पे कर रहा है। और इसका मतलब यह है कि वहाँ के किसान, वहाँ के एक्सपर्ट, वहाँ की सरकारों से चाइना का इंगेजमेंट काफ़ी गहरा चुका है। चाइना अफ्रीका रिलेशंस जो हैं उसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं, मतलब उसकी कुछ विशेषताएं हैं, गुणधर्म हैं। जो चीनी अफ्रीका में काम करते हैं वो सबसे कटे कटे रहते हैं। इंसुलर डायस्पोरा, इंसुलर यानी दूसरों से खुद को काट के रखना, डायस्पोरा यानी जो चीनी वहाँ जाके रहता है, विदेशी जो वहाँ रहता है, जैसे इंडिया का डायस्पोरा अमेरिका में रहता है फॉर एग्जाम्पल। ट्रेड पूरा वन साइडेड है, पूरा का पूरा सरप्लस चीन का है। कर्ज का लेवल बहुत बढ़ गया है। लोकल बिजनेसेस चीनियों से अब कंपटीशन की गर्मी महसूस कर रहे हैं। और अफ्रीका के लोग जो हैं वो चीनियों के बारे में जनरली नकारात्मक सोचते हैं, भारतीयों के लिए सकारात्मक सोचते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ATDCs को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका और चाइना के एक्सपर्ट जो हैं मिलजुल के काम नहीं करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में, साइलोज में काम करते हैं। और स्किल गैप्स इतनी ज़्यादा हैं और लोकल रिसोर्सेज इतने कम हैं कि अगर कोई अफ्रीकी आदमी चाइना में सब कुछ सीख के भी आया तो वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। चीनी किसान जो है वहाँ के एग्रीकल्चरल मार्केट्स में दुकानें लगाने लगे हैं। तो अफ्रीकी लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं इन चीज़ों से। भारत अफ्रीका का अगर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन की बात करें, मैडम कहती हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग वाया इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मलावी में हमने किया। सॉफ्ट लोन्स दिए, मशीन सप्लाई की, फार्मलैंड खरीदा। आज की तारीख में भारत के बिजनेसमैन के पास अफ्रीका में 6 लाख हेक्टेयर की भूमि खरीद के रख ली है। केरल सरकार वहाँ से रॉ कैश्यूनट बड़ी मात्रा में खरीदती है, तो बाकी के राज्य भी कर सकते हैं। और भारत के लोग
एग्री बिजनेस वैल्यू चेन की टैपिंग कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के साथ भागीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत में भी एग्रीकल्चरल स्टार्टअप बहुत तेजी से चल रहे हैं। वेयर इंडिया कैन रियली स्कोर ओवर चाइना इज द रिस्पेक्ट इट हैज ऑलवेज अकॉर्डेड द अफ्रीकन पार्टनर्स प्रायोरिटी। चाइना के लिए अफ्रीकी देशों की प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट देना प्रायोरिटी नहीं है, भारत के लिए हमेशा रहा है। ये भारत का ट्रम्प कार्ड है, इसे हमें यूज करना चाहिए। मजा आया तो इसमें से 2-3 लर्निंग्स कमेंट थ्रेड में लिखो। चारों प्लेलिस्टों को अच्छे से देख लेना, एक एक सेशन ढंग से देखो, समझो, लाइक करो, शेयर करो, और ये सब आपकी एग्जाम के लिए डायरेक्टली यूजफुल है। ठीक है भैया। चौथा एडिट विल अ नेशनल जुडिशरी वर्क। भारत सरकार चाहती है, ये GS 1-2 में आपको बहुत काम आएगा, कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाकर सारे राज्यों में भी डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार ही एक परीक्षा से करे। आज तक भारत के इतिहास में हर राज्य को अपना अधिकार है, वो डिस्ट्रिक्ट जजेस और उसकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए अपनी अपनी परीक्षाएं हर राज्य अलग अलग लेता है। केंद्र सरकार ने मूड बना लिया कि हम इसका भी सेंट्रलाइजेशन कर देंगे। तो ये जो ऑथर है मद्रास में ये वकील हैं और ये लिखते हैं कि विल अ नेशनल जुडिशरी वर्क। केंद्र सरकार चाहती है कि जो रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, फर्स्ट लेयर ऑफ जुडिशरी का, उसके लिए एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की सेंट्रलाइज एग्जाम हो जाए। आज की तारीख में ये सब अपना अपना स्टेट अपना अपना काम करता रहता है, लेकिन यूनियन को धीरे धीरे कुछ स्टेट्स ने अपने रिस्पॉन्स देना शुरू किए। 8 स्टेट्स ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, 5 ने बोला इसमें ये चेंज करो, 11 अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद सरकार ने ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट पर अध्यादेश लाया और रातों रात बहुत सारे न्याय प्राधिकरणों को स्क्रैप ही कर दिया। लेकिन ये जो पूरा ऑर्डिनेंस है, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में गया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को ही स्क्रैप करे। अब हम हमारे संविधान के कुछ ऐसे पहलू देखेंगे जिसमें सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ जुडिशरी न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट को कवर किया गया है। आर्टिकल 233 कोष्ठक 1, आर्टिकल 233(1) क्या कहता है? अपॉइंटमेंट टू द पोजीशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस विल बी मेड बाय स्टेट गवर्नर्स इन कंसल्टेशंस विद द हाई कोर्ट। बहुत स्पष्ट है कि राज्य ही करेगा जो भी करेगा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में एक अमेंडमेंट लाया, 42वां संशोधन, उसमें आर्टिकल 312(1) को बदल दिया और संविधान के जरिए ही संशोधन से पार्लियामेंट को ताकत दे दी कि ऑल इंडिया सर्विसेज तुम और क्रिएट कर सकते हो IAS IPS के अलावा। तो उसमें AIJS भी आ गया और वो यूनियन और स्टेट में कॉमन होगा। तो उसके लिए उनको जो एंट्री 3 लिस्ट 2 की हटानी थी वो हटा के लिस्ट 3 में एंट्री 11A कर दी। तो ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 क्या होती हैं? कमेंट थ्रेड में बताओ। आर्टिकल 312 का जो क्लॉज 3 है वो इसको डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक रोकता है, उसके नीचे नहीं। मोटी मोटी बात यह है कि आज की तारीख में हमारी संसद चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोर्ट सब जगह सभी कोर्टों के जज अपॉइंट कर सकती है परीक्षाओं से या दूसरी पद्धति से, सिवाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। वो ताकत सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में रखी है। दुर्भाग्यवश इमरजेंसी तो कब की खत्म हो गई, लेकिन किसी भी अगली सरकार ने आर्टिकल 312(1) की विवेचना ही नहीं की। तो जो एक स्टेट प्रेरोगेटिव रहना चाहिए था वो यूनियन का राइट बन गया। अगर आपने स्टेट से ये ताकत वापस ले ली तो ये फेडरल सिद्धांतों का हनन होगा। 1986 में लॉ कमीशन ने इसके ऊपर बात की थी और उसको ये डर था कि प्रमोशनल पॉसिबिलिटी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की खराब हो जाएगी। 50% पोस्टें जो हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस की प्रमोशन से भरी जानी है सबऑर्डिनेट से, और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और ओपन हो जाएंगी। फिर लैंग्वेज का बैरियर भी इसमें बहुत आएगा। दूसरे राज्यों के लोग AIJS में बैठेंगे तो अगर कोई हरियाणा का आदमी बैठा तो क्या वो तमिलनाडु में जाके एज अ जज काम कर सकता है? बहुत कठिन होगा, क्योंकि अगर पूरी तरह तमिल बोलने वाले आ गए, जो कि आएंगे ही मोस्टली, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो यहां बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। देयर इज नो एडिशनल बेनिफिट इन AIJS। सरकार का दावा है कि आरक्षित वर्गों के लिए इसमें काफी फायदा होगा, लेकिन राज्यों में तो ऑलरेडी रिजर्वेशन तो प्रॉपर्ली दिया हुआ है ना, आरक्षण तो सब दिया हुआ है मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए। तो AIJS के आने से मार्जिनलाइज्ड, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड सेक्शंस को कोई एडिशनल फायदा होगा नहीं, क्योंकि राज्यों में ऑलरेडी है। तमिलनाडु में रोस्टर बेस 69% रिजर्वेशन है, जिसमें से 30% तो विमेन के लिए है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये केवल 20% है। तो AIJS से उत्तर प्रदेश का फायदा तो हो सकता है। AIJS जुडिशियल पेंडेंसी कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पेंडेंसी फर्स्ट लेवल से शुरू होती है और उस लेवल पे तो अपॉइंटमेंट की बात ये कर ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि पुरानी रिपोर्टों पे आगे बढ़ना AIJS को एक क्यूरेट्स एग बना देगा।
क्यूरेट का मतलब होता है एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो आधा अच्छा है और आधा खराब है। तो AIJS की अपनी अच्छाइयां हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशंस भी उतनी ही हैं। तो ये कोई भी एक अनमिक्स्ड ब्लेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी है और राज्यों की फेडरल ताकतें खत्म हो जाएंगी। आ गया समझ में? एकदम टेक्निकल था, पॉलिटी का हैवी डोज है, लेकिन फिर अब सिविल सर्विसेज ऐसी ही है। आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। फादर स्टैन स्वामी, जिनको सरकार ने आतंकवादी बताया, UAPA में इनको जकड़ लिया, पांव में इनकी बेड़ियां बांध दी, उनकी फाइनली मौत हो चुकी है। ऐसा बताते हैं कि सारी जिंदगी वो जल जंगल और जमीन के लिए, ट्राइबल्स के अधिकारों के लिए लड़ते रहे थे, लेकिन सरकार को सबूत मिले कि भाई ये व्यक्ति जो है 84 साल का बूढ़ा, ये एक आतंकवादी है, तो वो UAPA में फंस गए और उनको बेल ही नहीं मिली, अंततः उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविन को हम ओपन सोर्स बना रहे हैं और सारी दुनिया अब इसको यूज कर सकती है। चलिए, तो अब सारी दुनिया OTP का आनंद लेगी। ओवर 1000 अफगान ट्रूप फ्ली टू तजिकिस्तान। अमेरिका के निकलने के बाद तालिबान इतनी तेजी से बढ़ेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था, और वो हो रहा है आंखों के सामने। देखते देखते तालिबान की सत्ता आ जाएगी। पॉलिसी ब्लैक होल स्पूक स्पेस इन्वेस्टर, इसका मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र में जितने भी लोग निवेश करने आए हैं वो ये बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही रेगुलेटर है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अपने खुद के प्रोजेक्ट भी चला रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने ये बोला है भारत सरकार को कि आत्मनिर्भर रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिफॉर्म स्पिरिट के विरुद्ध हैं और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के हित में नहीं है। बहुत भयानक साइबर अटैक हुआ है अमेरिका में, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है कासेया, इसके हजारों क्लाइंट्स इसमें फंस गए हैं। इनफैक्ट स्वीडन के सैकड़ों सुपरमार्केट बंद हो गए हैं। साइबर हैकर्स ने रैंसमवेयर लगा के सारी मशीनों को लॉक कर दिया है। दोस्तों, ये जिस स्पीड से चल रहा है ना साइबर हैकिंग, ये किसी दिन पूरा अगला युद्ध ही करवा के रहेगा। ये बहुत बहुत खतरनाक खबर है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारे कोर्सेज से जुड़िएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब कल 7 जुलाई सेशन 20 के साथ आपके साथ भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।